हेलो एवरीवन। हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में आज हम उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं जो हमने शेक्सपियर पढ़ा था ना। शेक्सपियर का 100 क्वेश्चन हमने किया था ना रैपिड फायर में। तो वहाँ पे मैंने कहा था ना कि इसमें मतलब 155 क्वेश्चन थे, बट मैंने 100 कराया था। आज हम वही 55 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इस वीडियो में। लेकिन उसके पहले ये पेड PDF है, TGT वालों के लिए ये पेड PDF है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है ये 7-9 में मिल जाएगा आपको। और इतने सारे टॉपिक को कवर किया गया है। सेकंड जो PDF है ये 189 में मिलेगा। इसमें 4 राइटर को कवर किया गया है, हिंदी एक्सप्लेनेशन साथ है और 1 लाइनर भी है। थर्ड जो है ये आपको 199 में मिलेगा। ये MCQs है, 4 राइटर है। तो जो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकता है, ओके। इस नंबर पे व्हाट्सअप करके वो ये PDF ले सकता है। तीनों PDF लेंगे तो 467 होगा टोटल अमाउंट, बट आपको आफ्टर डिस्काउंट ये आपको 399 में मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी इंटरेस्टेड है इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। ये था, अच्छा हाँ, एक PDF और भी है, ये PGT वालों का PDF है। ये 1 लाइनर में है जो मैंने कवर किए हैं 18 राइटर को 1 लाइनर के थ्रू। तो ये आपको 1269 में मिल जाएंगे, 18 राइटर कवर है। तो देखिए ये सब तो हमने कर लिया था ना। हम डायरेक्ट अब चलते हैं, 100 क्वेश्चन हमने कवर कर लिए थे, अब 101 पे चलते हैं। तो 101 पे आ गए हैं। व्हाट टाइप ऑफ लव डज द फिनिक्स एंड रिप्रेजेंट इन द पोयम। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया था लास्ट वीडियो में, मतलब रैपिड फायर में। यहाँ से हम देखने वाले हैं, तो इसको भी थोड़ा रैपिड फायर में ही करेंगे। यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है कि किस टाइप की पोयम है। व्हाट टाइप ऑफ लव डज फिनिक्स रिप्रेजेंट इन द पोयम। कहा जा रहा है कि इस पोयम में फिनिक्स किस प्रकार के प्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। अनरिक्वेटेड लव है कि आइडल द परफेक्ट लव है कि फॉरबिडन लव है कि सुपरफिशियल लव है। सुपरफिशियल मतलब ऊपर ऊपर, यह कि अंदरूनी प्रेम नहीं है, ऊपर ऊपर प्रेम दिखाना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो आपका इसमें जो दिखाया गया है, ये मतलब फिनिक्स जो है वो, ये जो फिनिक्स है ये किस प्रकार के प्रेम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आदर्श और पूर्ण प्रेम का प्रतीक है ये। तो आइडल और परफेक्ट लव का ये प्रतीक है ये फिनिक्स। तो ये याद रखना है, ठीक है, जो शुद्ध और अमर प्रेम को दर्शाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका B हो जाएगा। नेक्स्ट वन पे आएंगे, जहाँ पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत होगी इस रैपिड फायर में, तो वहाँ पे हम कर लेंगे, अदरवाइज हम जल्दी जल्दी करेंगे। व्हाट टाइप ऑफ लव डज द टर्टल डव रिप्रेजेंट इन द पोयम। अब यहाँ पे उसका तो पूछा था फिनिक्स का, तो फिनिक्स का याद रखना है। ये टर्टल डव का पूछा जा रहा है कि इस पोयम में जो टर्टल डव है ये किस प्रकार के प्रेम को रिप्रेजेंट करता है, जो टर्टल डव है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, टर्टल डव जो है वो आदर्श और समर्पित लव यानी कि डिवोटेड लव का प्रतीक है, जो प्रेम और निष्ठा में समर्पण करना जानता है। कि प्रेम हो चाहे निष्ठा के साथ है, प्रेम में निष्ठा के साथ वो समर्पण जानता है। तो आइडियल भी है, डिवोटेड लव भी है, ये रिप्रेजेंट करता है टर्टल डव। तो ये आपके फिनिक्स एंड टर्टल डव की अंदर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो जो अभी देख रहा होगा, जिनका ये पहला वीडियो होगा, तो ये वीडियो देखने से पहले आप पहले वो वाली वीडियो देखिएगा। शेक्सपियर की रैपिड फायर है जिसमें मैंने 100 क्वेश्चन करा दिए थे। आज हम वहाँ से देखेंगे। तो अगर आपने वो देखा होगा ना तो इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि आधे क्वेश्चन उसी में चले गए थे। व्हाट इज़ द प्राइमरी थीम ऑफ फिनिक्स एंड द टर्टल। तो फिनिक्स एंड टर्टल का प्राइमरी थीम क्या है ये भी हमें बतानी है। इसकी प्राइमरी थीम क्या है, जैसे कि हमने पढ़ा है फिनिक्स एंड टर्टल शेक्सपियर की ही पोयम है। और ये आपकी जो इसकी प्राइमरी जो इसकी थीम है, मुख्य थीम है, डेथ ऑफ आइडल लव। मतलब जो आइडल लव है उनकी डेथ के बारे में दिखाया गया। मुख्य विषय ये है कि जो आदर्श प्रेम का मृत्यु दिखाया गया है, जो बताता है कि सच्चा जो प्रेम है ना, सच्चे प्रेम का सिर्फ अस्तित्व समाप्त हो जाता है, लेकिन उसकी महानता, उसकी जो पवित्रता है, उसकी जो प्योरिटी है वो अमर रहती है सच्चे प्रेम की। तो ये पोयम ये दिखाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे हम। हु पब्लिश द पैसिनेट पिलग्रिम इन 1599। अब देखिए यहाँ पे आपका फिनिक्स एंड टर्टल फिनिश होता है। अब यहाँ पे शेक्सपियर की जो एक और पोयम है पैसिनेट पिलग्रिम, इसमें भी शेक्सपियर का नाम आता है यहाँ पे भी। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी तक हमने कौन कौन सा देखा था, वीनस एंड एडोनिस, रेप ऑफ लुक्रीज, देन फिनिक्स एंड टर्टल हमने देखा, देन पैसिनेट नहीं, उसके बाद हमने देखा पैसिनेट पिलग्रिम। तो अब हम देखने जा रहे हैं ना, मतलब 3-4 पोयम हमने कवर कर लिया है, ठीक है, वो सारे क्वेश्चन के थ्रू। अब हम पैसिनेट पिलग्रिम को देखेंगे। एक पोयम मुझे याद नहीं आ रही है, ठीक है।
तो हु पब्लिश द पैसिनेट पिलग्रिम 1599, 1599 में किसने पैसिनेट पिलग्रिम को पब्लिश किया था? विलियम शेक्सपियर, थॉर्प, फ्लेचर या जयगार्ड? किसने किया था ये बताना है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, ये जो पैसिनेट पिलग्रिम था ये एक पोइटिक कलेक्शन था, पोयम का कलेक्शन था। ठीक है, ये एक पोइटिक कलेक्शन था, थोड़ा सा इसको समझते हैं। पोइटिक कलेक्शन था जिसको विलियम जयगार्ड ने पब्लिश किया था। ठीक है, विलियम जयगार्ड ने। विलियम जयगार्ड कौन थे? ये कौन थे? एक प्रिंटर थे, प्रिंटर भी थे और पब्लिशर भी थे। तो ये भी याद रखना है। याद इसलिए रखना है क्योंकि ये शेक्सपियर से रिलेटेड है। ठीक है, जिन्होंने शेक्सपियर के नाम से इस कलेक्शन को प्रकाशित किया था। ये जो कलेक्शन था पैसिनेट पिलग्रिम, कभी भी आएगा तो ये याद रखना है, ये सिर्फ शेक्सपियर इस नाम से नहीं जुड़े हुए हैं, इसको पब्लिश करने वाला विलियम जयगार्ड ही है। ठीक है, 1599 में ये किए थे। इसमें ये कलेक्शन है, पोयम का कलेक्शन है, इसमें 20 पोयम्स हैं। इसमें कितनी पोयम्स हैं आगे क्वेश्चन आएगा। वैसे इसमें आपके 20 पोयम्स का ये कलेक्शन है जिसका नाम पड़ा है पैसिनेट पिलग्रिम, टाइटल यही है। और इसको पब्लिश कराने वाला जयगार्ड है। इसके अंदर बहुत सारी पोयम है, तो वो सारी पोयम शेक्सपियर की नहीं है, लेकिन इस जयगार्ड ने क्या किया, गलती ये कर दी कि जब इन्होंने पब्लिश कराया था तो शेक्सपियर के नाम पे ही पब्लिश करा दिया कि इसके अंदर जितनी भी 20 पोयम्स हैं वो सारी शेक्सपियर की हैं। ऐसा विलियम जयगार्ड ने मतलब शेक्सपियर का नाम रख दिया था। लेकिन 20 पोयम्स में सिर्फ 5 पोयम्स ऐसी थी, सिर्फ 5 पोयम्स ऐसी थी जो शेक्सपियर की थी। बाकी आपकी जो 15 पोयम्स थी, 15 पोयम्स वो अन्य राइटर की थी, अदर राइटर की थी। लेकिन विलियम जयगार्ड ने उन सभी का नाम नहीं, डायरेक्ट उन्होंने सिर्फ शेक्सपियर का नाम रख दिया। तो ये गलती इनसे हुई थी पब्लिशर से, तो ये याद रखना, इतना मुझे बताना था। खैर अभी ये सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, तो ये याद रखना। पैसिनेट पिलग्रिम 1599 में विलियम जयगार्ड ने किया था। पैसिनेट पिलग्रिम क्या है? ये एक पोयम का कलेक्शन है जिसमें 20 पोयम्स आती हैं। विलियम जयगार्ड कौन थे? एक प्रिंटर थे, पब्लिशर थे। इन्होंने पैसिनेट पिलग्रिम विलियम शेक्सपियर के नाम से प्रकाशित किया था। इसमें 20 पोयम्स थे जिसमें 5 पोयम्स हमारे शेक्सपियर की थी, सिर्फ 5 पोयम शेक्सपियर की थी, बाकी 15 पोयम अदर राइटर की थी। तो इतना याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। हाउ मेनी पोएम्स आर इंक्लूडेड इन द पैसिनेट पिलग्रिम एंथोलॉजी? अभी मैंने जस्ट बताया कि ये जो पैसिनेट पिलग्रिम है इसमें कितनी पोएम्स इंक्लूडेड थी। तो पैसिनेट पिलग्रिम ये एक टाइटल है जिसमें ये एक कलेक्शन है, पोएम्स का कलेक्शन है जिसमें 20 पोएम्स का एक कलेक्शन है। इसमें कुछ शेक्सपियर द्वारा लिखी गई जबकि दूसरे राइटर भी इसमें लिखे हैं। बाकी जो 15 पोएम्स हैं दूसरे राइटर हैं जिन्हें गलत तरीके से शेक्सपियर के नाम से पब्लिश किया गया था। ठीक है, उन राइटर का नाम नहीं लिया गया था, सिर्फ शेक्सपियर का नाम लिया गया था। ऐसा लगता था कि इसमें जितनी भी 20 पोएम्स हैं वो शेक्सपियर की ही हैं। हाउ मेनी ऑफ द पोएम्स इन द पैसिनेट पिलग्रिम आर कंसिडर्ड ऑथेंटिकली शेक्सपियरियन? देखिए यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया है, यहाँ पे वही पूछा जा रहा है कि पैसिनेट पिलग्रिम में कुल कितनी कविताएं थीं जो रियल ऑथेंटिकली शेक्सपियरियन मतलब शेक्सपियर की पोएम थी। पैसिनेट पिलग्रिम में कितनी पोएम्स ऐसी थी जो शेक्सपियर ने लिखी थी, रियल में शेक्सपियर की ही थी? 3, 5, 7, 9 जो अभी मैंने बताया। तो ओनली 5 ऐसी पोएम थी जो ऑथेंटिकली हम कह सकते हैं कि शेक्सपियर की थी, बाकी 15 वो अदर राइटर की थी। ये हम कह सकते हैं कि ऑथेंटिकली ये शेक्सपियर ने लिखा है 5 पोएम्स। इसमें बाकी जो कविताएं थीं वो अन्य लेखकों द्वारा लिखी गई थी, लेकिन उन्हें इस कलेक्शन में शेक्सपियर के नाम से पब्लिश कराया गया था। ठीक है, सारी पोएम्स को। चलिए, और ये काम किसने किया था? वही प्रिंटर, वही आपके पब्लिशर जयगार्ड ने किया था। विच 2 सॉनेट्स फ्रॉम द पैसिनेट पिलग्रिम वर लेटर पब्लिश इन द 1609 कलेक्शन ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट? अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पैसिनेट पिलग्रिम में वो दोनों कौन सी सोनेट हैं जिसको बाद में 1609 में पब्लिश कराया गया था शेक्सपियर की सोनेट कलेक्शन में। और ये किसने किया था? 1609 में इनकी जो सोनेट कलेक्शन आया था थॉमस थॉर्प ने किया था ना। आगे क्वेश्चन सब मिलने वाले आपको सोनेट से ना। जितना भी आपको कन्फ्यूज़न हो रहा है शेक्सपियर की सोनेट में, सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सारे समझ लो कि पूरे सोनेट का रैपिड फायर ना, पूरे सोनेट शेक्सपियर का आ गया है। ये है कि बस सोनेट की लाइनें नहीं कुछ ली गई हैं बस। ठीक है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? 138, सोनेट 138 वो था, वो आपका सोनेट 138 एंड 144। ये दोनों सोनेट ना, यहाँ पे देखिए जो पैसिनेट पिलग्रिम था ना उसमें 5
पोयम थी, किसकी थी? शेक्सपियर की थी। उसमें ये वाली सोनेट इंक्लूडेड थी, सोनेट 138, 144। बाकी 3 सोनेट कहाँ की थी? वो लव्स लेबर लॉस्ट की पोयम से लिया गया था, वो भी इसमें इंक्लूडेड था, ठीक है। और 2 सोनेट ये थी, 3 पोयम्स वहाँ से लिया गया था, लव्स लेबर लॉस्ट में इसमें इंक्लूडेड था पैसिनेट पिलग्रिम में, और 2 सोनेट ये था 138, 144। तो पहले ये पैसिनेट पिलग्रिम में आई ये दोनों सोनेट। बाद में 1609 में जब थॉमस थॉर्प ने शेक्सपियर के सारे सोनेट को शेक्सपियर सोनेट को उन्होंने पब्लिश कराया, तो उसमें भी ये सोनेट पब्लिश हुई थी, ठीक है। गॉट इट? समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। तो मतलब कहने का मतलब है ये दोनों जो सोनेट है ना, ये 1599 में भी आई थी। 1599 में कहाँ पे आई थी? पैसिनेट पिलग्रिम में भी आई हैं। उसके बाद ये 1609 में जब शेक्सपियर की सारी सोनेट जब पब्लिश हुई थॉर्प के द्वारा, तब भी ये पब्लिश हुई थी, सेकंड टाइम भी ये पब्लिश हुई थी। तो कहने का मतलब ये है, ठीक है। और ये शेक्सपियर सोनेट 1609 में आया था, जिसका कलेक्शन क्या था? कलेक्शन यही था ना, शेक्सपियर सोनेट, ये याद रखना है। चलिए, समझ में आ गया होगा। From which play are 3 of the authentically Shakespearean poems in the Passionate Pilgrim extracted? अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैसिनेट पिलग्रिम की कुछ वास्तविक रूप से शेक्सपियर द्वारा लिखित कविताएं किस प्ले से ली गई हैं। जस्ट अभी मैंने बताया, तो किस प्ले से लिया गया है? जो 3 पोएम और थी ऑथेंटिकली, जो शेक्सपियर की पोएम थी, वो पैसिनेट पिलग्रिम में ऑलरेडी इंक्लूडेड थी। वो किस प्ले से लिया गया? मिडसमर नाइट ड्रीम से, हैमलेट से, लव्स लेबर लॉस्ट से, टेम्पेस्ट से। तो जस्ट अभी मैंने बताया, कंफ्यूज नहीं होना है, 1 मिनट, ठीक है। तो मैं एक बात समझा रही हूँ, जो पैसिनेट पिलग्रिम आया था ये कब आया था? 59। एक रिवीजन लेते हैं, अभी समझ में आ जाएगा। ये 1599 में आया था पैसिनेट पिलग्रिम। किसने पब्लिश कराया था? ज़ेगार्ड ने, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ज़ेगार्ड ने किया था। इसमें ये जो पैसिनेट पिलग्रिम है ये 20 पोएम्स का कलेक्शन है। इसमें कितनी पोएम्स हैं? 20 पोएम्स हैं, ठीक है, 20 पोएम्स। जिसमें से कितनी पोएम्स? 20 पोएम्स पूरी शेक्सपियर की नहीं है, ठीक है। ज़ेगार्ड ने शेक्सपियर के नाम से जरूर ये पब्लिश कराया था पैसिनेट पिलग्रिम, लेकिन इसमें 20 पोएम्स हैं। लेकिन कितनी पोएम्स शेक्सपियर की थी? 5 पोएम्स, जिसमें से जो 15 पोएम्स थी वो दूसरे राइटर की थी। अब ये 5 पोएम्स में कौन कौन सी पोएम है? ये 5 पोएम्स, तो एक आपकी 138 है और दूसरा आपका 144 है, ये सोनेट भी है। और 3 सोनेट कौन से थे? मतलब 3 पोएम, एक तो ये पोएम हो गए इनके, और 3 पोएम इनके कहाँ से थे? 5 पोएम में से 3 पोएम इनके किस प्ले से लिए गए थे? तो वो प्ले पूछ रहा है यहाँ पे। तो वो प्ले आपका लव्स लेबर लॉस्ट है, लव्स लेबर लॉस्ट से लिया गया था। यहाँ ये जो तीनों पोएम्स है ना, ये लव्स लेबर लॉस्ट की पोएम्स हैं। तो ये याद रखना है, यही चीज़ यहाँ पे पूछा जा रहा है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। और विलियम ज़ेगार्ड ने यहाँ पे गलती बस इतना कर दिया था कि उन्होंने शेक्सपियर के नाम से कर दिया था, हालांकि उसमें सिर्फ शेक्सपियर की 5 पोएम्स ही थी। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट इज़ द थीम ऑफ सोनेट 138 द पैसिनेट पिलग्रिम? अब ये पैसिनेट पिलग्रिम में, अच्छा हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और बताना था, सारा कुछ एक जगह पे आप यहाँ पे कर लें। जो 138 है इनका सोनेट और 144, ये सबसे पहले 1599 में आया। बाद में 1609 में जब शेक्सपियर की सोनेट थॉर्प के द्वारा पब्लिश कराई गई, तब भी ये जो सोनेट 138 है, पूरा 154 सोनेट पब्लिश कराया गया था ना, तब भी ये आपका ये दोनों सोनेट यहाँ पे भी सेकंड टाइम पब्लिश हुई थी। तो ये याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूछा जा रहा है, कहा क्या जा रहा है कि वो सोनेट 138 जो पैसिनेट पिलग्रिम का पार्ट है, सोनेट 138 की थीम क्या है? इसकी थीम पूछ रहा है कि थीम क्या है। पावर ऑफ नेचर है कि फीलिंग नेचर ऑफ ब्यूटी है कि कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड ट्रूथ है कि इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ है। देखिए सोनेट 130 जो है, अभी आगे लाइन पूछा जाएगा इसलिए मैं लाइन नहीं बता रही हूँ, आगे लाइन का क्वेश्चन है। 138 जो है वो लव और झूठ यानी कि प्रेम और झूठ के जटिल संबंधों को दिखाता है। ये जो 38 इनके सोनेट है शेक्सपियर की, ठीक है, इसमें जो प्रेमी है और प्रेमिका एक दूसरे से झूठ बोलते हैं, लेकिन फिर भी वही इस रिश्ते को बनाए रखते हैं, क्योंकि झूठ भी उनके प्रेम को मजबूत करता है। प्रेमी जानता है कि प्रेमिका मुझसे झूठ बोल रही है, फिर भी वो उसकी बातों पे विश्वास करता है। तो कुछ ऐसा है इसकी थीम। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपके दी कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लव एंड ट्रूथ, क्योंकि यहाँ पे प्रेम और सच्चाई दोनों चीज़ें हैं, झूठ भी है यहाँ पे। तो ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट पे आएंगे,
अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज द थीम ऑफ सोनेट 144 इन पैशनेट पिलग्रिम। तो सोनेट 144 का थीम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पे सोनेट 144 का थीम पूछ रहा है, तो इसमें भी प्रेम है, निराशा है। इसमें प्रेम और डिस्पेयर यानी कि लव और डिस्पेयर के बीच एक कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। इसमें एक अच्छे प्रेम और एक बुरे प्रेम के बीच की लड़ाई को दर्शाया गया। एक अच्छा प्रेम, एक बुरा प्रेम, उसके बीच की कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है, जिसमें हीरो उलझा हुआ महसूस करता है। सोनेट 144 की इसकी यही थीम है। तो यहाँ पे आपका द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन लव एंड डिस्पेयर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, अभी लाइनें आएंगी। Which character's sonnet to Maria is included in the passionate pilgrim as did not the heavenly rhetoric of thine eye। ठीक है, अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, आई थिंक क्वेश्चन इतना ही था। मतलब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि किस सोनेट, मतलब इस सोनेट में किस कैरेक्टर ने, किस कैरेक्टर को, किस सोनेट के कैरेक्टर में मारिया इंक्लूडेड है द पैशनेट पिलग्रिम में, एज डिड नॉट द हेवनली रिटोरिक ऑफ दाइन आई। तो यहाँ पे बताना है, ये जो लाइनें हैं ना, ये जो लाइनें हैं, डिड नॉट हेवनली रिटोरिक ऑफ दाइन आई, ये जो लाइनें हैं ये पूछ रहा है कि किस कैरेक्टर की कविता है, ठीक है, किस कैरेक्टर की कविता है जो पैशनेट पिलग्रिम में शामिल है। तो बेरोन है, लॉन्गेविले हैं, डोमेन है, फर्डिनेंड है। तो ये भी आपकी जो लाइनें हैं ना, ये लव्स लेबर लॉस्ट की ही लाइनें हैं, ठीक है, लव्स लेबर लॉस्ट। तो मैंने ऊपर बता ही दिया है पूरा, ये उसी की लाइन है। तो लव्स लेबर लॉस्ट की 3 पोएम इसमें शामिल थी पैशनेट पिलग्रिम में, और 2 पोएम 138 144 वो दोनों पोएम शामिल थी सोनेट, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका, मतलब ये जो पोएम है आपकी, ये पोएम है, ठीक है, ये जो पोएम है ये लव्स लेबर लॉस्ट के एक कैरेक्टर है लॉन्गविले द्वारा लिखी गई थी ये लाइनें, ठीक है, ये याद रखना है। इसे पैशनेट पिलग्रिम में शामिल किया गया, लेकिन इसे शेक्सपियर की स्वतंत्र कविता के रूप में भी प्रस्तुत किया गया है, ये भी याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ठीक है। तो ये लॉन्गविला कहता है, लॉन्गविला किसे कहता है, ये एक सोनेट है, मारिया के लिए कहता है, ठीक है, किसमें, लव्स लेबर लॉस्ट में, और ये लाइनें कहता है वो मारिया को। तो ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पे आते हैं, नेक्स्ट वन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कैरेक्टर्स पोएम टू कैथरीन is included in the passionate pilgrim as on a day like the day। अब यहाँ पे भी पूछा जा रहा है कि कविता में ये कौन लिखता है, कैथरीन के लिए लिखता है, ठीक है। ये एक पोयम है, लाइनें हैं जो किसी के लिए लिखी जाती हैं। लॉन्गविले ने मारिया के लिए लिखा था इसके पहले, जो था डिड नॉट द हेवनली रिटोरिक ऑफ दाइन आई, जो कि पैशनेट पिलग्रिम में शामिल है, वो लव्स लेबर लॉस्ट से ली गई है। अब यहाँ पे ये लाइनें जो हैं ये कैथरीन के लिए किस कैरेक्टर ने लिखी है, बेरोन, लॉन्गविले, डोमेन या फर्डिनेंड, यहाँ पे बताना है। और ये भी आपकी पैशनेट पिलग्रिम में शामिल है। तो ये लव्स लेबर लॉस्ट का एक कैरेक्टर है डोमेन, ठीक है, डोमेन नाम का कैरेक्टर है जो इस लाइन को कैथरीन के लिए लिखता है। पैशनेट पिलग्रिम में स्वतंत्र कविता के रूप में ये छापा गया है, लेकिन वास्तव में प्ले का एक ही हिस्सा था, मतलब ये वास्तव में प्ले का ही एक हिस्सा था, मतलब ये पैशनेट पिलग्रिम में ये लाइनें आई थी। तो ये डोमेन ने कैथरीन के लिए लिखा था, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज द ओपनिंग लाइन ऑफ सोनेट 138 इन द पैशनेट पिलग्रिम। यहाँ पे बार बार आ रहा है क्योंकि ये पैशनेट पिलग्रिम का पार्ट है, इसलिए पूछा जा रहा है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सोनेट 138 की ओपनिंग लाइन क्या है। When my love swears that she is made of truth, two loves I have of comfort and despair, did not the heavenly rhetoric of thine eye। ये भी लाइनें याद रखना है, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये लव्स लेबर लॉस्ट की है, बाय द वे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो आपने याद रखना है, ठीक है। और ये भी इसी से है, बाकी और ये तो नहीं है, लेकिन ये आपकी करेक्ट हो जाएगी। When my love swears, जब मेरी प्रेमिका कसम खाती है, सी इज़ द मेड ऑफ ट्रूथ, ये लाइनें आपकी वहीं से ली गई है, ठीक है, जिसका मतलब होता है जब मेरी प्रेमिका ये शपथ खा लेती है या ये कसम खाती है कि वह पूरी तरह से सच्ची है, तो मैं उस पर विश्वास कर लेता हूँ, ठीक है। और ये पोएम जो है ये पूरी तरह से प्रेम में धोखे और स्वीकृति की जटिलता को दर्शाता है। मतलब ये पता है कि प्रेमिका धोखा दे रही है, फिर भी उसको स्वीकार किए जा रहे हो, तो इस तरह कुछ ये पोएम है शेक्सपियर की। ये सोनेट 138 की शुरुआती की लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट इज़ द ओपनिंग लाइन ऑफ सोनेट 144 इन द पैशनेट पिलग्रिम। तो सोनेट 144 का जो ओपनिंग लाइन है पैशनेट पिलग्रिम का, उसकी ओपनिंग लाइन क्या है सोनेट 144 का, तो ये भी इसी में शामिल है। तो व्हेन माय लव सोर्स, ये तो सोनेट 138 हो गया,
और ये आपका ये दोनों जो लाइनें हैं ये लव स्लेबर लॉस्ट की लाइनें हैं, अभी जस्ट हमने बताया। इसको किसने बोला है? इसको लॉन्गविले ने बोला है, ये भी याद रखिएगा। किसको? मारिया को। इसको किसने बोला है? इसको डुमेन ने बोला है ना? इसको डुमेन ने बोला। किसे बोला है? कैथरीन को बोला है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा, टू लव्स आई हैव ऑफ कंफर्ट एंड डिस्पेयर। ये सोनेट 144 की ओपनिंग लाइन है, जिसका मतलब होता है मेरे पास दो प्रकार के प्रेम है, जो एक सुख देता है, एक कंफर्ट देता है, एक मुझे आराम देता है और एक मुझे निराशा देता है। तो ये जो पोयम है ये अच्छे और एक बुरे प्रेम के बीच की कॉन्फ्लिक्ट को दिखाता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, विच पोयम इन द पैशनेट पिलग्रिम बिगिंस विद द लाइन इफ लव मेक मी फॉर शॉर्न हाउ शैल आई स्वेयर टू लव। तो ये किस पोयम की लाइनें हैं ये बताना है, ठीक है? ये किस पोयम की लाइनें हैं ये बताना है। ये भी पैशनेट पिलग्रिम की ही लाइनें हैं, मतलब पैशनेट पिलग्रिम में ये शामिल है और शेक्सपियर की ही सोनेट में आता है। तो 38 हमने देख लिया, ये नहीं होगा। 44 भी नहीं होगा। तो किस पोयम की ये लाइनें हैं? तो ये याद रखना है, ऐसा कहा जाता है। यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, एन अनआइडेंटिफाइड पोयम बाय शेक्सपियर। ऐसा कहा जाता है कि ये शेक्सपियर की पोयम नहीं है, लेकिन फिर भी एक आपका अननोन पोयम कहा जाता है, ठीक है? एक इसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है इस पोयम की, लेकिन फिर भी शेक्सपियर की पोयम ही कहा जाता है। लेकिन अगर आप इसको सर्च करोगे ना तो ये भी लव स्लेबर लॉस्ट की ही लाइनें आती हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि ये भी लव स्लेबर लॉस्ट की ही लाइन है, जिसको बोलता कौन है? आई थिंक बेरोन बोलता है, आई थिंक, मुझे याद नहीं आ रहा। बेरोन करके एक्ट 4 सीन 2 की लाइन है, ऐसा कुछ। एक्ट 4 एंड सीन 2 की लाइन है ये, और ये लव स्लेबर लॉस्ट की ही लाइनें आती हैं। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं इस आंसर को, और मैं ये भी बता दे रही हूँ कि ये लव स्लेबर लॉस्ट है। बाय द वे एग्जाम में आ जाए तो आपने ध्यान रखना है ऑप्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट लिटरेरी फॉर्म इज प्रीडोमिनेंटली यूज्ड इन द पोएम्स एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर इन द पैशनेट पिलग्रिम। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि पैशनेट पिलग्रिम में शेक्सपियर की जो पोएम्स हैं वो किस लिटरेरी फॉर्म में लिखी गई हैं, ठीक है? किस लिटरेरी फॉर्म में लिखी गई है बताना है। ब्लैंक वर्ड्स में, फ्री वर्ड्स, सोनेट या लाइमरिक में। तो फ्री वर्ड्स जिसमें आपकी राइम वगैरह नहीं रहता, ना राइम ना मीटर, सब चीज़ से आज़ाद हो, आप लिख सकते हो कैसे भी, ना फ्री ना ही मीटर की टेंशन है ना राइम की। और सोनेट जो होता है ये आपका, एक मिनट, सोनेट जो होता है ये आपका 14 लाइन्स का होता है। सॉरी क्या हो रहा है, ये 14 लाइन्स का होता है। लाइमरिक जो है ये 5 लाइन्स की कविता होती है ना, 5। अब यहाँ पे ब्लैंक वर्ड्स है जिसमें आपको राइम की मतलब राइम नहीं रहता है, सिर्फ मीटर रहता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, तो राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? सोनेट। सोनेट फॉर्म में तो लिखा गया है, इसी यही तो पोएटिक फॉर्म, लिटरेरी फॉर्म उन्होंने यूज़ किया है अपने पैशनेट पिलग्रिम में। तो ये याद रखना है, सोनेट। ओके, शेक्सपियर द्वारा जितनी भी सोनेट लिखे हैं, जितनी भी पोएम उन्होंने लिखा, सोनेट शैली को उन्होंने अपनाया है। सोनेट मतलब जिसमें 14 लाइन की एक विशेष काव्य रूप होता है, पोएटिक फॉर्म होता है, जो प्रेम, टाइम और एस्थेटिक के इसका थीम रहता है। मतलब इसका थीम क्या रहेगा? लव रहेगा, मेन लव ही है, टाइम है, ये सब सौंदर्य वगैरह। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट थीम इज कॉमनली एक्सप्लोर्ड इन द ऑथेंटिकली शेक्सपियरियन पोएम्स इन द पैशनेट पिलग्रिम। नेक्स्ट वन क्वेश्चन कह रहा है कि पैशनेट पिलग्रिम में शेक्सपियर की जो वास्तविक पोएम है मुख्य रूप से किस विषय को दर्शाया गया है, ठीक है? जो शेक्सपियर की ऑथेंटिकली पोएम है वो उसमें मुख्य रूप से किस विषय को दर्शाया है, उसका थीम क्या है? लव एंड बिट्रेयल है कि फ्रेंडशिप एंड लॉयल्टी है, वॉर एंड पीस है, नेचर एंड इट्स ब्यूटी है, ये बताना है, ठीक है? जो पैशनेट पिलग्रिम में शामिल है। तो अभी हमने पढ़ा उसको, उसमें लव है एंड बिट्रेयल है, धोखा है, ठीक है? इन पोएम्स में प्रेम भी है, विश्वासघात भी है, इसका मुख्य थीम है। और दिखाया गया है प्रेम में मतलब पोएम में प्रेम संबंधों को दिखाया गया है, प्रेम भी है, झूठ भी है, निष्ठा भी है, सब कुछ दिखाया गया है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, हु इज़ बिलीव टू हैव फॉल्सली एट्रीब्यूटेड टू नॉन शेक्सपियरियन पोएम्स इन द पैशनेट पिलग्रिम टू शेक्सपियर। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि पैशनेट पिलग्रिम में उन पोएम्स को शेक्सपियर के नाम से गलत तरीके से पब्लिश करने के लिए कौन जिम्मेदार था, किसे माना जाता है कि वो जिम्मेदार है, ठीक है? जो शेक्सपियर की पोएम के ना होते भी
शेक्सपियर की पोएम बता के पब्लिश कराया गया। तो विलियम जेगार्ड, अभी जस्ट मैंने बताया। तो इस गलती के लिए विलियम जेगार्ड को जिम्मेदार माना जाता है। उन्होंने इस कलेक्शन में कई दूसरे मतलब कई अन्य राइटर की भी पोएम्स को भी शामिल कर लिया था, लेकिन उन्हें शेक्सपियर का नाम देकर छाप दिया। नेक्स्ट पे आएंगे, विच शेक्सपियरियन प्ले फीचर द पोएम डिड नॉट द हेवनली रिटोरिक ऑफ दाइन आई एंड ऑन अ डे अलाइक द डे, जिसे कहा जाता है। तो ये किस प्ले का फीचर है, किस प्ले का ये पोएम है, ये बताना है। कहाँ से लिया गया है ये, तो ये मैंने बताया लव्स लेबर लॉस्ट में है। ठीक है, तो ये दोनों जो पोएम है, ये जो दोनों पोएम है ना, लाइनें हैं ये भी और ये भी, ये दोनों पोएम ना कहाँ से ली गई है, लव्स लेबर लॉस्ट से ली गई है। तो ये याद रखना है। ठीक है, और ये दोनों पोएम कहाँ पे शामिल है, पैसिनेट पिलग्रिम में शामिल कर दिया गया है। और बाकी अपने वो भी याद रखना है, फॉरशॉर्न वाला जिसको मैंने कहा था अनआइडेंटिफाइड है पोएम, वो भी, और अपने 138 144 याद रखना। 5 पोएम हो गई। What distinguishes the Passionate Pilgrim from other collection of Shakespeare poetry? Shakespeare's poetry। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि पैसिनेट पिलग्रिम में शेक्सपियर के अन्य जो कविता संग्रह था, जो पोइटिक कलेक्शन से अलग क्या बनाता है। मतलब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट्स लिखे हैं, तो उससे अलग और भी उन्होंने बहुत सारे वर्क दिए हैं हमें, लेकिन उससे अलग ये इतना फेमस क्यों है पैसिनेट पिलग्रिम, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, क्या अलग बनाता है बाकी जो शेक्सपियर का कविता कलेक्शन है, पोएम कलेक्शन है, उससे अलग ये क्यों है, क्यों इसे अलग बनाया जाता है फ्रॉम अदर कलेक्शन ऑफ शेक्सपियर पोइट्री। तो इसमें खास ऐसा क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, खास इसलिए है, ये जो कलेक्शन है पैसिनेट पिलग्रिम, ये खास इसलिए क्योंकि इसमें कई पोएम्स शेक्सपियर की नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके नाम से पब्लिश कर दिया गया। अन्य राइटर कलेक्शन जैसे शेक्सपियर सोनेट जो 1609 में आया था, वीनस एंड एडोनिस, ये पूरी तरह से शेक्सपियर का ही वर्क है। अगर शेक्सपियर की सोनेट जो 1609 में पब्लिश हुआ था, थॉमस थॉर्प ने कराया था, वो पूरी तरह से देखा जाए तो सब कुछ उसमें शेक्सपियर का ही वर्क है। या वीनस एंड एडोनिस, ये भी पूरी तरह से शेक्सपियर के ही वर्क है। लेकिन पैसिनेट पिलग्रिम में अन्य राइटर के भी पोएम शामिल हैं, सिर्फ शेक्सपियर की नहीं, शेक्सपियर की सिर्फ 5 पोएम शामिल है, इसलिए ये खास बनाता है बाकी उनके कलेक्शन से। अच्छा, यहाँ पे मैंने आंसर नहीं दिया क्या? ओह, तो यहाँ पे इट कंटेन्स पोएम फाल्सली एट्रीब्यूटेड टू शेक्सपियर, ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पे आएंगे, हु पब्लिश द कलेक्शन शेक्सपियर सोनेट इन 1609। अब यहाँ पे सोनेट से क्वेश्चन आ गया है, पैसिनेट पिलग्रिम का फिनिश होता है, अब यहाँ पे सोनेट का आ गया है क्वेश्चन, तो जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो ये याद रखना है, पैसिनेट पिलग्रिम क्या था, वो एक विवादास्पद पोइटिक कलेक्शन था जिसे शेक्सपियर की रचनाओं के रूप में पब्लिश किया गया था, लेकिन उसमें कई कविताएं थीं, कई पोएम्स थीं, दूसरे राइटर की भी थी। और इस कलेक्शन ने शेक्सपियर के नाम पर गलत कविताओं को प्रकाशित करने की ऐतिहासिक गलती भी की थी, लेकिन इसमें कुछ असली शेक्सपियर की पोएम्स भी थी जो बाद में उनके सोनेट 1609 में दोबारा से पब्लिश होती है, जैसे वो सोनेट 138 144। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि शेक्सपियर की जो सोनेट है जिसमें 154 सोनेट्स थे, ये उसका नाम था शेक्सपियर सोनेट्स, ये कलेक्शन था, इसको पब्लिश 1609 में किया गया था। किसने किया था? तो थॉमस थॉर्प ने किया था। ठीक है, और ये भी याद रखना है कि उन्होंने ये जो कलेक्शन पब्लिश कराया था ना, ये बिना शेक्सपियर के अनुमति से। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, टू होम आर द फर्स्ट 126 सोनेट्स इन शेक्सपियर सोनेट डेडिकेटेड। मतलब शेक्सपियर सोनेट में 126 सोनेट किसे डेडिकेटेड है, ये बताना है। ध्यान से आंसर करिएगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, WH। ठीक है, WH करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि WH क्या है, मिस्टर WH, यानी कि इन्हें ही डेडिकेटेड है। अब ये पूरी तरह से क्लियर नहीं है ये व्यक्ति कौन है, कहीं कहीं आपको फेयर यूथ भी आता है, फेयर यूथ भी मिलेगा, मिस्टर WH भी मिलेगा, इनका नाम भी आएगा, कहीं कहीं आपका विलियम हर्बर्ट भी आएगा। ठीक है, इनका मतलब फुल नेम है विलियम हर्बर्ट आएगा। इन्हें ही अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक भी कहा जाता है, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। तो ये याद रखना, कभी ये नाम ना आके अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक भी आ सकता है। कभी कभी आपका नाम क्या आ जाएगा, हेनरी रियोस्ले आ जाएगा। मतलब क्या क्या आ सकता है, जरूरी नहीं है सिर्फ यही WH ही आ जाए, फेयर यूथ भी आ जाएगा। कहीं कहीं आपको कभी कभी हेनरी रियोस्ले भी नाम आ जाता है। ठीक है, रियोथ हिस्ली करके बोला जाता है, रियोथ, आई थिंक यही है, यस। और इन्हें क्या कहा जाता है, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन। तो ये कौन रहते हैं, ये अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन जिसे कहा जाता है।
ठीक है, इन्हें ही कहा जाता है। तो इतने सारे नाम इनमें आते हैं डेडिकेशन में, चाहे वो वीनस एंड एडोनिस को उठा लो, चाहे वो रेप ऑफ लुक्रीज को उठा लो। तो रेप ऑफ लुक्रीज का भी नाम यहीं पे आता है, इन्हें ही डेडिकेटेड है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एज पॉसिबल कैंडिडेट्स फॉर मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट। तो अभी मैंने बताया कि मिस्टर WH किसे माना जाता है, किसे आइडेंटिफाई किया गया ये पॉसिबल, कि ये कैंडिडेट कौन है मिस्टर WH। तो मैंने जस्ट अभी बताया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलियम हर्बर्ट एंड हेनरी रियोस्ले। ये याद रखना है, कहीं कहीं फेयर यूथ आता है और हेनरी रियोस्ले भी आता है। हेनरी रियोस्ले मतलब अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, और विलियम हर्बर्ट मतलब अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक। तो कभी कभी नाम नहीं आके अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक आ जाएगा, रियोस्ले नाम ना आके अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन आ जाएगा। तो ये याद रखना है। टू होम आर द सोनेट्स 126 से लेके 152 इन शेक्सपियर सोनेट एड्रेस। तो हमें पता चल गया कि 126 सोनेट किसे है, डेडिकेटेड है WH को। अब 126 से लेके 152 सोनेट किसे डेडिकेटेड है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो हम सबको पता है, माइक्रो सेकेंड लगेगा हमें आंसर देने में। डार्क लेडी को किया गया है ना, डार्क लेडी को एड्रेस है। नेक्स्ट पे आएंगे। ओके, यहाँ पे डार्क लेडी को एड्रेस है। अगला जो क्वेश्चन है आपको, हु हैज़ बीन रिकग्नाइज एज द डार्क लेडी इन शेक्सपियर सोनेट। तो शेक्सपियर सोनेट में डार्क लेडी कौन है, डार्क लेडी को कैसे पहचाना गया, ये है कौन, मैरी फिटन थी कि एनी हैथवे थी कि एलिजाबेथन सिडनी थी कि इमिलिया लेनियर थी, कौन थी, लेनियर थी, कौन थी। तो देखिए, कुछ क्रिटिक मानते हैं, कुछ क्रिटिक का मानना है कि डार्क लेडी क्या है, वो मैरी फिटन है, जो कि एक डांसर थी एलिजाबेथन थिएटर में। ऐसा कुछ क्रिटिक का मानना था कि डार्क लेडी मैरी फिटन है। लेकिन कुछ शोधकर्ताओं का मानना रहता है कि इमिलिया के भी नाम आता है। तो ये याद रखा, जैसे यहाँ पे नाम है, मैं उसका आंसर नहीं बताऊंगी, लेकिन आपने बस ये नॉलेज में रखना है। ठीक है, इमिलिया लेनियर। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये भी है डार्क लेडी, और कुछ क्रिटिक का मानना है मैरी फिटन है डार्क लेडी। तो इनका भी नाम सुझाते हैं कुछ लोग, सजेस्ट करते हैं। तो खैर आपने ये याद रखना है, एग्जाम में आया तो मैरी फिटन लगाएंगे, डार्क लेडी लगाएंगे। ठीक है, ये दोनों नहीं आते हैं तब आप इस पे जाएंगे। खैर इसको नॉलेज में रखना आप। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, हाउ आर द फाइनल 2 सोनेट्स इन शेक्सपियर सोनेट्स डिस्क्राइब। तो फाइनल 2 सोनेट यानी कि 153 154, ये दोनों सोनेट्स को कैसे डिस्क्राइब किया गया है बताना है। लव सोनेट है कि एलिगोरिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीक एपिग्राम्स है कि एपिक नैरेटिव। तो यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इनकी जो फाइनल 2 सोनेट हैं वो ग्रीक एपिग्राम्स एलिगोरिकल ट्रीटमेंट पर आधारित है, यानी कि जिसमें आपको क्यूपिड देखने का मिलेगा। क्यूपिड पर कभी भी मत बोलिएगा कि जो 154 और 153 जो सोनेट है, दोनों लास्ट इनके फाइनल सोनेट है, वो क्यूपिड को एड्रेस नहीं है। क्यूपिड आता है नाम उसमें, कैरेक्टर मतलब क्यूपिड का नाम आता है उसमें, ये याद रखना है, एड्रेस नहीं है। हाउ मेनी एडिशनल सोनेट डिड शेक्सपियर राइट दैट आर इंक्लूड इन हिज प्लेस। अब यहाँ पे प्लेस की बात आ गई। ठीक है, शेक्सपियर ने कुल कितने एडिशनल सोनेट्स अपने प्लेस में लिखे थे। हमको पता है कि शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, लेकिन 154 सोनेट्स के बाद भी इन्होंने कुछ एडिशनल सोनेट लिखे हैं जो उन्होंने अपने प्लेस वगैरह में शामिल किए हैं। जैसे कि अभी हमने खुद देखा ना, लव सिबल लॉस्ट में 3-4 पोएम की लाइनें आ गई, पोएम आ गया, तो वो इस वैसे ही। तो कितने 4 5 6 7 ये बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। तो 154 के बाद इन्होंने एडिशनल 6 सोनेट और भी लिखे हैं जो उन्होंने अपने प्लेस में इसको इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। ओके, नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इन विच प्लेस डिड शेक्सपियर इंक्लूड एडिशनल सोनेट। तो किस प्ले में, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि किस प्ले में शेक्सपियर ने अपने एडिशनल सोनेट को इंक्लूड किया है। तो एक तो हमको पता है लव स्लेबल लॉस्ट, दूसरा आपका है रोमियो जूलियट, हेनरी फिफ्थ एंड लव स्लेबल लॉस्ट। ये याद रखना है। ठीक है, सोचने का मौका नहीं दे रही हूँ आप लोग को, क्योंकि रैपिड फायर है तो हम जल्दी आंसर कर लेंगे। और आपको नॉलेज में रहेगा तो अच्छी बात है, नहीं नॉलेज में रहेगा तो आप इसको जान लेंगे कि हाँ ये भी एक फैक्ट है। ठीक है, तो रोमियो एंड जूलियट में भी इन्होंने सोनेट को शामिल किया है, हेनरी फिफ्थ में एंड लव स्लेबल लॉस्ट में। बाकी जो 6 सोनेट हैं, इनकी 6 पोएम्स हैं, वो याद रखना है, यही प्ले में उन्होंने शामिल किया था। नेक्स्ट पे आएंगे।
व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट। तो शेक्सपियरियन सोनेट का जो मेन थीम क्या है, ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, आया भी है, तो कभी भी आया तो लव है, मेन थीम यही है, लव पर वो लिखते हैं भाई, वो पूरी तरह से लव पे ही लिखे हैं। इसमें दोस्ती है, धोखा है, ईर्ष्या है, समय का प्रभाव है, लव है, सब है, लेकिन सबसे ज़्यादा लव है इनके पोयम का, मेन थीम है वो। हाउ इज़ अ शेक्सपियरियन सोनेट स्ट्रक्चर्ड। अब शेक्सपियरियन सोनेट कैसे लिखते थे वो, शेक्सपियर जो थे अपनी सोनेट को कैसे लिखते थे, उनका स्ट्रक्चर क्या फॉलो करते थे वो, तो हम सभी को पता है, तो उसे शेक्सपियरियन सोनेट कहा गया है। अब इसका शेक्सपियरियन सोनेट का स्ट्रक्चर क्या है, तो वो 3 क्वार्टेन, यानी कि आपकी 4 लाइनों की एक स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, एक क्वार्टेन। 4 लाइनों की एक स्टैंजा को हम क्या कहते हैं, एक क्वार्टेन हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 4 लाइन, फिर एक स्टैंजा, ये दूसरा क्वार्टेन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर 4 लाइन, ये तीसरी स्टैंजा है, तीसरा क्वार्टेन। इस तरह इनकी पोयम लिखी जाती थी। फिर लास्ट में 2 लाइन की एक कपलेट होती थी, इनकी पोयम इसी पे एंड हो जाती थी। और पूछा जाता है कि इनकी पोयम जो है, शेक्सपियरियन सोनेट जो है या शेक्सपियर की जो पोयम है वो किस पे एंड होती है, तो कपलेट पे एंड होती है, जो 2 लाइन का एक कपलेट होता है इसी पे एंड होती है। तो ऐसे याद रखना है, ये तीनों, ये 1 2 3, ये 3 क्वार्टेन हो गए, है ना। फिर ये 2 लाइन की एक कपलेट हो गई, इस तरह इनका बनता है। तो यहाँ पे 3 क्वार्टेन एंड अ कंक्लूडिंग कपलेट होता है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द क्वार्टेन्स इन अ शेक्सपियर सोनेट। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसकी राइमिंग स्कीम क्या है शेक्सपियरियन सोनेट की। देखिए 4 लाइन का एक स्टैंजा बन गया, ये एक स्टैंजा बन गया, इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो गई, ए बी, ठीक है, ए बी। फिर 4 लाइन का एक स्टैंजा बनेगा, इसकी राइमिंग स्कीम क्या हो जाएगी आपकी, 1 मिनट, इसमें दिया नहीं है क्या, अच्छा हाँ दिया। फिर ये आपका क्या बन जाएगा, सी डी। फिर 4 लाइन की एक स्टैंजा होगी, यानी कि ये इसको हम क्वार्टेन बोलते हैं, ठीक है, क्वार्टेन। फिर इसकी क्या हो जाएगी, ई एफ। फिर जो लास्ट की जो 2 लाइन की एक कपलेट होगी, उसकी जो राइमिंग स्कीम होगी वो जी हो जाएगी। तो यहाँ पे खैर जी नहीं है, बस इतना ही पूछा है कि क्वार्टेन की क्या है, क्वार्टेन की ये तीनों क्वार्टेन है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा करेक्ट, ए बी, सी डी, ई एफ, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट पे, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द कपलेट इन अ शेक्सपियरियन सोनेट। अब यहाँ पे कपलेट का पूछा है कि कपलेट का राइमिंग स्कीम क्या है, अभी मैंने बताया जी, और कपलेट पे ही ख़त्म होता है इनकी पोयम, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट वन पाएंगे, विच सोनेट इन शेक्सपियर सोनेट डू नॉट कन्फर्म टू द टिपिकल स्ट्रक्चर। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है शेक्सपियर की कौन सी ऐसी सोनेट है जो समान स्ट्रक्चर का पालन नहीं करती है। समान मतलब हम जनरली जानते हैं सोनेट में कितनी लाइन होती हैं, 14 लाइन ही होती है ना, लेकिन अब शेक्सपियर ने 154 सोनेट लिखे हैं, इसका मतलब शेक्सपियर ने पूरा 14 लाइन में लिखा होगा। लेकिन कुछ ऐसी सोनेट हैं जो 14 लाइन में नहीं हैं, वो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करती हैं, यानी कि 3 क्वार्टेन और एक कपलेट का ये फॉलो नहीं करता है। वो कौन सी सोनेट है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए सोनेट 99 है एंड 126 है और 145 है। ये तीनों सोनेट्स ऐसे हैं जो इस स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते हैं। किस स्ट्रक्चर को, 3 क्वार्टेन एक कपलेट को, ठीक है, एक कंक्लूडिंग कपलेट, इसका स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करते, क्योंकि 99 जो है सोनेट 99, ये 99 जो है ये 15 लाइन्स का है, इसलिए ये अलग हो गया। सोनेट 126 जो है ये 12 लाइन्स का है, यानी कि 6 कपलेट्स में है ये, और 12 लाइन का है लेकिन कितने, ये कपलेट्स में लिखा गया है, ये भी याद रखिएगा, 6 कपलेट्स, यानी कि 2 करके। मैं यहाँ पे ऐड, 1 मिनट, इस तरह लिखा गया है, इस तरह 3 3 6 ये हो गया, इस तरह लिखा गया है, 2 लाइन में 2 लाइन में 6 कपलेट्स में लिखा गया है 26, इसलिए 12 लाइन की है ये। और ये जो आपका 145 है, सोनेट 145, जनरली सोनेट जो इनकी लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर में, कौन सा मीटर इन्होंने यूज़ किया है, आयम्बिक पेंटामीटर। लेकिन इनका जो 45 सोनेट है, सोनेट 145, ये आयम्बिक टेंटामीटर में लिखा गया, सॉरी क्या मैं बोल रही हूँ, आयम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है,
मीटर में लिखा गया है। आगे क्वेश्चन था लेकिन फिर भी मैंने बताया ये आपको, तो इसलिए ये आपका डिफरेंट हो जाता है। 154 में 3 ऐसे सोनेट हैं डिफरेंट हैं, क्योंकि ये वाले स्ट्रक्चर को ये लोग फॉलो नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। हाउ मेनी लाइन्स डज सोनेट 99 हैव। अब हम यहाँ पे जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि मैंने बता दिया है। तो 99 में कुल कितनी लाइनें हैं, तो 15 लाइन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट वन क्वेश्चन है आपका, हाउ मेनी लाइन्स डज सोनेट 126। तो 126 सोनेट में कितनी लाइनें हैं, 12 लाइन है। कहीं कहीं अगर 12 लाइन ना पूछे तो 6 कपलेट्स में लिखा गया है, ये भी याद रखना है। ठीक है, 2-2 करके कपलेट, मतलब 2 लाइन का एक कपलेट होता है। इन वॉट मीटर इज सोनेट 145 रिटन। तो बाकी का सोनेट इन्होंने तो आइम्बिक पेंटामीटर में लिखा, लेकिन 145 ये किस में लिखा है, क्या हो गया, ये किस में लिखा है, आइम्बिक टेट्रामीटर में लिखा गया है। ठीक है, तो ये याद रखना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट वन है, हाउ डज अ शेक्सपियरियन सोनेट टिपिकली एंड। देखिए क्वेश्चन आ गया है कि शेक्सपियर जो सोनेट है, जो शेक्सपियर के सोनेट है वो टिपिकली कैसे समाप्त होता है, क्वाड्रेंट पे की, कपलेट पे की, ऑक्टेव पे, सस्टेट पे। तो कपलेट पे होता है, मैंने बताया ना, लास्ट की 2 लाइन पे ख़त्म हो जाती है उनकी सोनेट। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ सोनेट रिटन बाय शेक्सपियर। तो ये भाई ये तो एग्जामिनर का फेवरेट है, बार बार पूछा जाता है, जितना ईजी उतनी बार आता है। 154 सोनेट इन्होंने लिखा है, 154 सोनेट। नेक्स्ट वन पे आएंगे, हाउ मेनी लाइन्स आर देयर इन एन ऑक्टेव ऑफ अ सोनेट। सोनेट में एक ऑक्टेव भी होता है जो पेट्रार्कन फॉलो करता है, हालांकि यहाँ पे पूछ लिया है, लेकिन ये ऑक्टेव और सस्टेट कौन फॉलो करता है, पेट्रार्कन सोनेट, यानी कि जिसे हम इटालियन सोनेट कहते हैं। तो वहाँ पे पूछा जा रहा है कि ऑक्टेव में कितनी लाइन होती हैं, तो हम सभी को पता है 8 लाइन होती है। अब ये पेट्रार्कन फॉलो करता है, ये जो स्ट्रक्चर है ये पेट्रार्कन सोनेट फॉलो करता है। ठीक है, जिसे हम इटालियन सोनेट भी कहते हैं, ये फॉलो करता है, जिसमें ऑक्टेव और सस्टेट में रहती है। ठीक है, 8 लाइन की ऑक्टेव हो जाती है, 6 लाइन का सस्टेट कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। What is the 14 lines poem in iambic pentameter consisting of 3 quatrain and a concluding couplet called। मतलब 14 लाइन की कविता होती है जिसमें आयम्बिक पेंटामीटर यूज़ होता है, 3 क्वाट्रेंट्स होते हैं और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता है। तो ऐसे में हम उसे क्या कहेंगे, पेट्रार्कन सोनेट, शेक्सपियरियन सोनेट, स्पेंसरियन या मिल्टोनिक, ये बताना है। तो पेट्रार्कन में तो आपके क्या होता है, पेट्रार्कन में तो भाई ऑक्टेव होता है, सॉरी 8 लाइन, मतलब ऑक्टेव एंड देन सस्टेट, ये सस्टेट और ऑक्टेव को फॉलो करता है। ऑक्टेव मतलब 8 लाइन की ऑक्टेव कहा जाता है, 6 लाइन को सस्टेट कहा जाता है। इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो आपकी ABBA है। ठीक है, ABBA, ये पेट्रार्कन का मैं बता रही हूँ। और सस्टेट की राइमिंग स्कीम आपकी CDC एंड DCD। CDC मतलब ये फिक्स रहती है, ये जो आपकी राइमिंग स्कीम है ये फिक्स रहती है, लेकिन ये फिक्स नहीं रहती सस्टेट की। कहीं आपका CDC आएगा, CDC, DCD, इस तरह आता है। स्पेंसरियन का राइमिंग स्कीम क्या है, ये तो हम सभी को पता है, AB, फिर आपका यही जो B है ना, इसी को फिर हम पहला बना देंगे BC, उसके बाद फिर C को फिर उठा के पहला बना देंगे CD, क्या है, एक मिनट, CD, फिर लास्ट में आपका EE हो जाएगा। तो ये हो गया स्पेंसरियन सोनेट का, जिसको स्पेंसर ने लाया था, इन्होंने फॉलो किया था, एडमंड स्पेंसर ने। अब यहाँ पे पूछा क्या जा रहा है, 14 लाइन्स है, आयम्बिक पेंटामीटर है, 3 क्वाट्रेन है, एक कंक्लूडिंग, तो ये तो शेक्सपियरियन सोनेट का हो गया, है ना। अब मिल्टन भी इसी सोनेट को, ये पेट्रार्कन को फॉलो करते थे, इसी को मिल्टन जो किस स्ट्रक्चर को फॉलो करते थे, इटालियन को ही, पेट्रार्कन को ही। तो शेक्सपियरियन सोनेट का हो गया। इसकी राइमिंग स्कीम अभी हमने पढ़ा है, AB, CD और आपका EF एंड लास्ट में कपलेट है GG। ये अच्छा, स्पेंसर ने भी इसी चीज़ को फॉलो किया है। ठीक है, उन्होंने भी कपलेट छोड़ा लास्ट में, लेकिन स्कीम को उन्होंने चेंज कर दिया है। ठीक है, ये याद रखना, उन्होंने क्या स्कीम चेंज की,
देखिए यहाँ पे ध्यान देना है, उन्होंने बस ये स्कीम चेंज किया, ए बी आ रहा है ना, तो लास्ट वाला जो बी है इन्होंने शुरुआत जब दूसरा स्टार्ट किया उन्होंने राइमिंग को, तो वहाँ पे भी बी लगा दिया। और शेक्सपियर ने क्या किया, यहीं पे ख़त्म कर दिया, फिर उन्होंने आगे बढ़ गए, सी डी ले आए, और इन्होंने क्या किया, बी को फिर से स्टार्ट कर दिया। ये इन्होंने पैटर्न चेंज किया, स्पेंसर ने बस थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया था इन्होंने, ठीक है, तो ये याद रखना है। खैर मैंने यहाँ पे सब बता दिया है, आगे बढ़ते हैं हम, थोड़ा जल्दी करते हैं, जल्दी में थोड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाता है। हु इज़ द फेयर यूथ इन द शेक्सपियरियन सोनेट, तो शेक्सपियरियन सोनेट में फेयर यूथ कौन है, अभी मैंने बताया, यहाँ पे बताना है कौन है शेक्सपियरियन सोनेट में फेयर यूथ। चलिए बस 10 क्वेश्चन और रह गए हैं, जल्दी से इसको कर लेते हैं, फिनिश कर देते हैं जल्दी से करके, ओके। तो फेयर यूथ कौन है, जिससे पोएट उसे, मतलब फेयर यूथ को पोएट की वो इमेजिनेशन बोल सकते हो कि कोई व्यक्ति ही था, क्या पता, ये नहीं पता, लेकिन पोएट उससे शादी करने के लिए कहता है और उसे शादी करके संतान पैदा करने के लिए कहता है। क्यों कहता है, क्योंकि वो फेयर यूथ, जो युवा है वो एक अननेम्ड यंग मैन है, इतना याद रखना है, वो एक अननेम्ड यंग मैन है। और इसे बार बार शेक्सपियर ने अपनी शुरुआत की सोनेट में 126 तक उन्होंने इसे शादी करने के लिए कहता है, शादी कर लो, बच्चे पैदा कर लो, क्योंकि जो तुम्हारी खूबसूरती है मैं देखना चाहता हूँ, ये हमेशा कायम रहना चाहिए, तुम्हारी जो खूबसूरती है ये एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, तो एक काम करोगे, तो जब तुम शादी कर लोगे, तुम्हारे बच्चे हो जाएंगे, तो तुम्हारी खूबसूरती उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगी, तुम्हारे बच्चे में, तो तुम्हारा इससे तुम्हारे जो खूबसूरती है वो हमेशा बनी रहेगी। तो इस तरह कुछ है, इस तरह वो समझाते हैं, तो ये याद रखना है। विच सोनेट्स आर एड्रेस टू द फेयर यूथ, तो किस सोनेट को फेयर यूथ को एड्रेस किया गया है, कौन सी सोनेट को, देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है ऐसे भी। तो 1 से लेके 126, यही तो था, 1 से लेके 126 इन्होंने फेयर यूथ को किया है, जो अभी मैंने बताया बार बार, अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक, हेनरी रियोस्ले, ठीक है, तो ये याद रखना है। तो उन्होंने जो शुरुआत की जो सोनेट है, उन्होंने इनिशियल जो उनकी शुरुआत की जो सोनेट थी, वो बार बार यही सलाह दे रहे थे यूथ को, फेयर यूथ को, कि शादी कर लो और बच्चे पैदा कर लो, यानी कि टू मैरी एंड फादर चिल्ड्रन की सलाह देते हैं, ताकि उसकी जो सुंदरता है वो आने वाली पीढ़ियों में बनी रहे। व्हाट इज़ द पोएट्स इनिशियल एडवाइस टू द फेयर यूथ इन द सोनेट्स, अभी मैंने बताया, अब भी जस्ट मैंने बताया ना। तो पोएट की इनिशियल एडवाइस क्या है उस फेयर यूथ को, शुरुआत में वो क्या क्या बार बार सलाह देते हैं सोनेट में, शुरुआत के जो सोनेट में है 126 तक, तो मैरी, शादी कर लो, फादर बन जाओ, बच्चे आ जाएंगे, तुम्हारी खूबसूरती तुम्हारे बच्चों में चली जाएगी, इस तरह तुम्हारी खूबसूरती हमेशा बरकरार रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट नेचर डज द फ्रेंडशिप बिटवीन द पोएट एंड द फेयर यूथ सम टाइम टेक ऑन, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि फेयर यूथ के साथ जो पोएट हैं, यानी कि हमारे शेक्सपियर हैं, उनका संबंध का क्या स्वरूप है, क्या दोनों के बीच में क्या संबंध है, प्लेटोनिक का, बिजनेस लाइक का, कि होम्योरोटिक का, कि कॉम्पिटिटिव का। तो यहाँ पे देखिए जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका होम्यो इरोटिक का हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इस संबंध का जो स्वरूप है वो कभी कभी क्या हो जाता है, समलैंगिक संभावनाओं को भी प्रकट करता है, होम्योरोटिक हो जाता है, हालांकि ये पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है अभी, समलैंगिक। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, व्हाट कॉजेज दिस सेट ऑफ बीट्रेयल्स बाय द फेयर यूथ इन द सोनेट्स। अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि फेयर यूथ द्वारा धोखे का कारण क्या होता है। अब ठीक है, पोएम का क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फेयर यूथ द्वारा धोखे का कारण क्या होता है, फेयर यूथ उसे धोखा दे देता है, उसका कारण क्या होता है, उसका धोखा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा, हिज लियाशोन विद द डार्क लेडी, ये करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि उसका धोखा उसकी डार्क लेडी के साथ संबंध, लियाजन विद द डार्क लेडी का कारण होता है। नेक्स्ट पे आएंगे, विच सोनेट डिस्क्राइब द फेयर यूथ बिट्रेयल एंड लियाशन विद द डार्क लेडी। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, लिएजन पढ़ा जाएगा इसको, लिएजन, ठीक है, लिएशन या लिएजन। तो यहाँ पे देखिए क्या पूछा जा रहा है कि कौन से सोनेट फेयर यूथ के विश्वासघात और डार्क लेडी के साथ उसके संबंध को दर्शाते हैं। मतलब इसमें फेयर यूथ ने विश्वासघात कर लिया है और डार्क लेडी के साथ उसका संबंध हो गया है, कौन सा सोनेट है, तो ये बताना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, सोनेट 133 है, 134 है एंड 144 है। ये तीनों सोनेट में आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा जहाँ पे फेयर यूथ धोखा दे देता है, डार्क लेडी से संबंध हो जाता है, कुछ इस तरह आपको यहाँ पे पढ़ने को मिलेगा अगर आप पढ़ेंगे तो इसको। नेक्स्ट पे आएंगे, हु आर 2 पॉसिबल कैंडिडेट्स आइडेंटिफाई एज द फेयर यूथ। तो यहाँ पे क्या पूछा है, फेयर यूथ के लिए कौन से वो
पॉसिबल कैंडिडेट कौन है फेयर यूथ के लिए? तो अभी मैंने बताया ना, फेयर यूथ हम कह सकते हैं या तो हेनरी रियोस्ले होंगे या तो विलियम हर्बर्ट होंगे। यही हमारे पॉसिबल कुछ दो कैरेक्टर आते हैं बार बार। हेनरी रियोस्ले जिसे हम क्या कहते हैं, अर्ल ऑफ साउथम्पटन कहते हैं। विलियम हर्बर्ट जिन्हें हम अर्ल ऑफ पेम्ब्रोक कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है, हु इज़ द डार्क लेडी इन द सोनेट? सोनेट में डार्क लेडी कौन थी ये बताना है। सोनेट में डार्क लेडी का नाम हमने सुना है, जिन्हें मैरी फिटन के नाम से जाना जाता है। तो वो कौन थी जिसको 127 सोनेट तो उनको दिया ही गया, 127 सोनेट जो 127 सोनेट में पहली बार प्रकट होती हैं, यानी कि 127 सोनेट जब शुरू होता है तो वहाँ पे उन्होंने शेक्सपियर ने इन्हें एड्रेस किया है डार्क लेडी को। यहाँ पे पहला नाम आता है डार्क लेडी का 127 सोनेट में ही। तो ये एक वुमेन होती हैं विद ब्लैक हेयर एंड डन कलर्ड स्किन, ये याद रखना है। सॉरी, डार्क लेडी काले बालों वाली, गहरे रंग की त्वचा रखने वाली एक महिला थी जिसके काले बाल थे और रंग थोड़ा था डल टाइप का, गहरा रंग। विच सोनेट मार्क्स द सडन अपीयरेंस ऑफ द डार्क लेडी? यहाँ पे क्या पूछा, डार्क लेडी पहली बार किस सोनेट में दिखती हैं? पहली बार, तो पहली बार शेक्सपियर ने किस सोनेट में डार्क लेडी को? तो सोनेट 127, क्योंकि 126 तक तो यूथ को ही था, समर्पित था, डेडिकेटेड था। 127 उन्होंने डार्क लेडी को समर्पित किया, तो ऑब्वियसली यहीं पे नाम आएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है, हाउ इज़ द डार्क लेडी डिस्क्राइब इन द सोनेट? तो सोनेट में डार्क लेडी को शेक्सपियर ने कैसे डिस्क्राइब किया है ये बताना है, किस प्रकार उन्होंने वर्णन किया है डार्क लेडी को। अगर आपने पढ़ा होगा तो बताया है उन्होंने कि इसे अनचेस्ट कहा है, यानी कि अशुद्ध, इसे विद मैडी कॉम्प्लेक्शन यानी मैले रंग वाली, एंड रीकिंग ब्रीथ दुर्गंध युक्त जो मतलब सांस है वो वाली महिला के रूप में इन्होंने क्या किया है, वर्णन किया है डार्क लेडी का। किसने? शेक्सपियर ने। अनचेस्ट विद मडी कॉम्प्लेक्शन एंड रीकिंग ब्रेथ, ठीक है, मतलब अशुद्ध, मैले रंग की और दुर्गंध सांस वाली महिला के रूप में इन्होंने बताया है। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है 55 था ना, व्हाट काइंड ऑफ, ओ माय गॉड, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशनशिप डज द पोएट हैव विद द डार्क लेडी? अब यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है कि कवि यानी कि जो पोएट हैं और डार्क लेडी के बीच किस प्रकार संबंध था। ठीक है, जो पोएट हैं जो उन्होंने लिखा है सोनेट और डार्क लेडी, इनके बीच में कैसा संबंध था? बिजनेस, फैमिलियर होना चाहिए, फैमिलियल है, खैर सेक्सुअल है, फ्रेंडशिप है, तो यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वन पे आएंगे। अगला जो क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट वन है, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ शेक्सपियर सोनेट? तो शेक्सपियर सोनेट का सेंट्रल थीम क्या है? अभी मैंने बताया एम्बिशन, पावर, लव, तो लव होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आएंगे, लव पे ही लिखते थे ये। एंड नेक्स्ट पे आएंगे, अगला जो क्वेश्चन है, विच सोनेट सीक्वेंस कंक्लूडेड विद द पोएट्स इंडिपेंडेंस फ्रॉम द फेयर यूथ? यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कौन सा सोनेट फेयर यूथ से कवि की स्वतंत्रता को दर्शाता है? कौन सा सोनेट फेयर यूथ से कवि की आज़ादी को दिखाता है? 50, 51, 52, 53, तो 52 सोनेट 152, ये सब याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। सोनेट 152 में ये दिखाया गया है, सोनेट 152 में दिखाया गया है कि कभी अंततः फेयर यूथ से स्वतंत्र हो जाता है, मतलब फेयर यूथ से वो एकदम हट जाता है, उससे आज़ाद हो जाता है 152 में, वहाँ पे हमको नहीं मिलेगा फेयर यूथ वाला। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट डू द फाइनल 2 सोनेट इन द कलेक्शन डील विद? तो फाइनल इनके जो फाइनल 2 सोनेट है वो किससे कलेक्टेड? फाइनल 2 जो सोनेट्स हैं वो सॉरी डिस्टर्ब हो जाती हूँ, मैसेज आ जाता है। तो फाइनल जो 2 सोनेट हैं वो किससे डील करते हैं ये पूछा जा रहा है। ठीक है, अंतिम के जो सोनेट है वो किससे डील करते हैं? तो मैंने बताया एलिगोरिकल ट्रीटमेंट ऑफ ग्रीक एपिग्राम है, रेफरिंग जिसे किसे रेफर किया गया है? क्यूपिड को, क्यूपिड पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे, लास्ट क्वेश्चन है आज का, हु हैज़ बीन रिकग्नाइज एज अ पॉसिबल रियल लाइफ इंस्पिरेशन फॉर द डार्क लेडी? डार्क लेडी के लिए जो संभावित वास्तविक जीवन की प्रेरणा कौन मानी जाती है? तो भाई हम सभी को पता है मैरी फिटन के नाम से जानी जाती हैं वो, और क्या है ना। और कुछ ये तो कुछ क्रिटिक का मानना है, कुछ शोधकर्ताओं का मानना है इमिलिया को भी मानते हैं, लेकिन खैर ये नॉलेज में रखिएगा, आप इसी पे जाइएगा, मैं आप लोग को मैनिपुलेट नहीं करना चाहती, लेकिन है नॉलेज में तो बस नॉलेज में रखिएगा, ये नहीं कि उसी को आंसर मान लीजिएगा, मैरी फिटन है। ठीक है, क्योंकि भाई जो आयोग मानेगा उसी को हम मानेंगे। अब वैसे तो अगर आप परत क्या बोलते हैं उसको, जितना आप अंदर जाओगे तो बहुत राज हैं हर किसी के, तो शेक्सपियर के भी बहुत सारे राज हैं। खैर यहीं पे एंड करते हैं क्लास को।
क्योंकि इतना ही क्वेश्चन थे। 100 हमने कर लिया था पहली वाली वीडियो में, ये सेकेंड वीडियो है। दोनों ही वीडियो बहुत अच्छी है, बहुत नॉलेजेबल क्लास है ये, और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो आप खुद ही देख सकते हैं, आप खुद ही डिसाइड कर सकते हैं, अगर देखेंगे तो खुद ही डिसाइड कर सकते हैं कि वीडियो कितनी अच्छी है। ठीक है, तो भाई शेक्सपियर की सोनेट में फेयर यूथ है, डार्क लेडी हैं, दो प्रमुख कैरेक्टर हैं, ये भी याद रखिएगा। फेयर यूथ कौन है? एक सुंदर युवा पुरुष है जिसे कभी गहरे प्रेम और प्रशंसा का भाव रखता है, जबकि डार्क लेडी एक रहस्यमय महिला है जिससे उनका संबंध जटिल और उथल पुथल भरा रहता है। तो ये याद रखना है। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हाँ, कोई पेड PDF में इंटरेस्टेड है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो पेड PDF के लिए। अब मैं ये PDF दे दूंगी आपको। हो गया ना ये कंप्लीट 155। ये PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी, आप लोग जुड़ जाइएगा जल्दी से। जो अभी नहीं जुड़े हैं तो उनको मैं ये PDF दे दूंगी। ठीक है, जो इसके पहले मैंने 100 कराया था उसमें शायद वो मुझसे मिस हो गया था, मैंने सेव नहीं किया था। खैर वो मैं दूंगी टिक लगा के। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और हाँ, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि आपका फीडबैक आएगा तभी इस तरह की वीडियो आएगी। फीडबैक तो दीजिएगा ना, मैं तो काम कर रही हूँ, आप भी अपना काम करिएगा। फीडबैक देना है, लाइक करना। लाइक बहुत कम करते हो यार, बोलती तो नहीं हूँ मैं, लेकिन फिर भी लाइक बहुत कम करते हो। मैं ज़्यादा बोलती नहीं कि वीडियो में बार बार 50 बार बोलूँ लाइक करो लाइक करो लाइक करो। ज़्यादा पढ़ने पे भी फोकस रहता है, पढ़ाने पे ही फोकस रहता है। तो खैर ये आप लोग का काम है, आप लोग करेंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।